हेलो एवरीवन। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हाइट और डिस्टेंस की हमने लेक्चर नंबर 1 को सीखा था। यानी कि जितने भी इंट्रोडक्शन थे, हालांकि कुछ इंट्रोडक्शन तो नहीं थे, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट उतने बेस तो नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, हालांकि दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं हाइट और डिस्टेंस में, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सीखा भी था। और हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यू, कुछ स्पेशल एंगल पर हमने वैल्यू भी सीखा था। और हमने शायद एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ओके, तो आज हम क्या करेंगे ना, आज हम उसी के क्रम में ना क्या करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर दूसरा है हाइट और डिस्टेंस का लो, या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, बात तो सेम है। ओके, तो हमारे सामने देखो लिखा हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट, मेरा मार्कर, ओके, देखो कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ द अच्छा, दो बार ये काउंट लिख दिया गया, ये इसको दो बार लिख दिया हम। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ इज 5 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कह रहा है कि वो एक टावर है ना। देखो फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो ये है हमारा टावर। तो टावर कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि उसके ऊपर हमें फ्लैग को भी रखना है। ओके, हम ये बना दिए टावर। देखो ये हमारा है टावर। ओके, थोड़ा अच्छे से बन जाओ भाई। ओके, ये है हमारा टावर, ठीक है, ये हमारा टावर है। ओके, हमने यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, ये टावर है। ओके, और इस टावर की देखो कह रहा है कि ये जो टावर है ना, अगर हम इस ग्राउंड से देख रहे हैं तो टावर की जो टॉप को देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। तो टावर की टॉप को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, बस यही याद रखना। और क्या याद रखना, हॉरिजॉन्टल से ऊपर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। हाँ, लेकिन इस पॉइंट का नाम भी उसने मेंशन कर दिया है। वो पॉइंट क्या है, ओ है। देखो कह रहे फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। ओके, उसके बाद कह रहे कि दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कह रहा है कि इस जो ये टावर है ना, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टॉफ रखा हुआ, मतलब एक झंडा रखा, वो इंडियन हो, हालांकि अब इंडियन तो ही होगा क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हैं। ओके, ये फ्लैग स्टॉफ है। और कह रहा है कि इस फ्लैग स्टॉफ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना उसी पॉइंट पर, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। यानी कि हम इतना बड़ा बना दे रहे हैं, ये है 60 डिग्री। ओके, और इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉफ इज 5 मीटर, इस फ्लैग स्टॉफ की जो लेंथ है ना, वो 5 मीटर दे रखी है। ओके, इस फ्लैग स्टॉफ की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखो ऐसा जो भी क्वेश्चन है ना जिसमें दो एंगल कर दिए हो और एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, यानी एक की हाइट हमें पता है, दूसरे की हाइट, एक की हाइट हमें पता है, दूसरे की हाइट हमें नहीं पता है, और यहां पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर दो एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एक एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, तो सिंपल याद रखना, दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर, दो इक्वेशन नहीं बनेंगे, मतलब एक तो सिंपल बनेगा जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम tan 30 और 5 और h में की रिलेशन फाइंड कर लेंगे। सबको छोड़ बिल्कुल ध्यान से हम ये क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये h मीटर, हम ऐसे मान लो ना, इस टावर की जो हाइट है वो h मीटर हमने मान लेते हैं। तो पहले हम उसको लिखते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल h मीटर। हमने मान लिया कि उस टावर की हाइट कितनी है, h मीटर। तो एक काम करते हैं ना, पहले इस ट्रायंगल की हम कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो O है A, इसका नाम B रख लेते हैं, इसका नाम C रख लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल OAB में हम काम करते हैं, OAB में। मुझे बताओ, अच्छा बताओ राइट ट्रायंगल हम क्यों करें, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो भी टावर खड़ा है ग्राउंड पे ना, वो ग्राउंड पर 90 डिग्री एंगल पर खड़ा हुआ है, यानी कि वो टावर अल्टीट्यूड खड़ा हुआ किस पर, अर्थ पर, वो हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस पर अल्टीट्यूडली खड़ा हुआ है, एकदम परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलरली एकदम ऊपर परपेंडिकुलरली ऊपर खड़ा हुआ है। इसी वजह से हम ऐसा मानते हैं कि जो टावर और अर्थ के सरफेस के बीच का जो एंगल बनेगा ना, वो 90 डिग्री बनेगा। और ऐसा तुम्हें हर बार करना, ऐसा नहीं कि हम टावर का कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टावर थोड़ा तिरछा हो, वो अप्रॉक्स केस है,
तो हम ऐसा हमेशा मानेंगे कि टावर कैसा, हमेशा टावर और सरफेस के बीच का जो एंगल वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं ओ ए बी की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस ओ ए बी में जो 30 एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे, और एक बात ये बताओ, एक काम करते हैं ना, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स मीटर ऐसे मान लो है कि इसकी में जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो क्यों, एक्स मान लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, मुझे बताओ अगर हम 10 30 यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 10 30 यूज करते ना तो देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो हम यहां यूज करते हैं 10 30। तो 10 30 इक्वल हो गया, देखो ए बी अपान ओ ए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, याद होना चाहिए 10 30 की वैल्यू 1/√3 हमने जब बता भी रहे थे, तो वहां पर भी हमने बताया था कि जो 10 30 मतलब 10 की जितने भी स्पेशल वैल्यू आएंगी स्पेशल एंगल पर, वो सभी क्या होंगे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में हाइट और डिस्टेंस में एंगल पर ही 10 पर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो 10 30 1/√3, ओ ए कितना दिया हुआ है, हाँ ओ ए तो हमें नहीं ए बी कितना दिया, एच अपान ओ ए कितना है, हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x इक्वल हो गया √3 टाइम्स ऑफ h, इसको ऐसे छोड़े रखो, यानी हमने यहां से x की वैल्यू h के टर्म्स में फाइंड कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रायंगल में काम करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ओ ए सी, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ओ ए सी, इसमें काम करता है। तो मुझे बताओ यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, 30 बन रहा है कि 60 बन रहा है, 60 बन रहा है, क्योंकि देखो ये बड़ा वाला एंगल है। तो लिखेंगे 10 60 इक्वल टू ए सी अपान ओ ए। देखो ए सी अपान ओ ए, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ओके, 10 30 के वैल्यू हमें पता है √3 होना चाहिए, होता भी है। और ए सी कितना है, हाँ सोचो ए सी कितना दी, देखो हाइट के टावर की हाइट को और फ्लैग स्टॉफ की हाइट को, यानी कि टावर की ऊंचाई को और झंडे की ऊंचाई को, दोनों को अगर हम जोड़ दें तभी तो ये एसी की वैल्यू निकलेगी। तो एसी कितना आएगा, एसी आएगा h + 5, यानी हाइट ऑफ टावर प्लस हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉफ अपान ओ ए कितना है, ओ ए तो हमने x लिखा हुआ। ओके, और अगर थोड़ा सोचो तो हमने देखो यहां पर ये छोड़ा हुआ x इक्वल, तो x इक्वल √3h है, तो जहां पर x है वहां पर हम इनडायरेक्ट मतलब वहां पर निसंदेह हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ h पुट कर सकते हैं। ओके, अपान 1 करके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया √3 से √3 क्या हो गया, √3 × √3 कितना हो गया, 3h इक्वल टू h + 5। तो 3h - h इक्वल 5, देन कितना हो गया 2h इक्वल हो गया 5 गया। तो देन h इक्वल कितना हो गया, h इक्वल हो गया 5/2 मीटर, यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा h इक्वल 2 to the 4 2 5 10 2.5 मीटर। ओके, तो ये है। सो देखो हाइट, हमने टावर की हाइट कितना निकाल दिया, टावर की हाइट क्या है, सो द हाइट ऑफ टावर, सो द हाइट ऑफ टावर, सो द हाइट ऑफ टावर इक्वल कितना 2.5 मीटर। अरे भाई साहब ये टावर की बिल्डिंग है, टावर की हाइट 2.5 है, फ्लैग स्टाफ की हाइट 5 मीटर है, भाई हमारा झंडा सबसे ऊंचा, ऐसा है। क्योंकि देखो अब टावर की हाइट देखो कितनी है, 2.5 मीटर, बहुत छोटी है, और उससे बड़ी तो क्या झंडे की हाइट है। ठीक है, तो हमें क्या, हमें तो उससे नहीं मतलब है, सिर्फ हमें मतलब है कि हमने टावर की हाइट फाइंड करनी थी, तो हमने इसको टावर की हाइट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसी के मतलब जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम ऐसे क्या करना, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस लॉजिक को पकड़ना है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में, वर्ड को समझना। देखो कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30। टावर के टॉप पर अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि नीचे वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री। उसको देखा दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। फिर हमने देखा कि उसी पॉइंट से अगर हम फ्लैग स्टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। फिर हमने और फ्लैग स्टॉप की लेंथ भी दिया था 5 मीटर, तो हमने सॉल्व कर दिया, सिंपल। देखो जब भी दो एंगल हमें दिखाई दें तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल यूज करेंगे और दो एक तरह से दो इक्वेशन बनेंगे। देखो ये भी तो एक इक्वेशन ही है और ये भी क्या एक इक्वेशन ही है, तो हमने इसको इसमें पुट कर लिया, यहां से h की वैल्यू फाइंड हुई। ठीक है, तो अब हम समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट करो।
ओके अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए समझते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ टावर इज 50 मीटर हाइट, हाई इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट वाज 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ओके ये सब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहा है ना, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। कर अ टावर इज 50 मीटर हाइट। ओके एक टावर की हाइट 50 मीटर हाइट है, मान लेते हैं भाई। जब क्वेश्चन कह ही रहा है तो मान ही लेते हैं। इस टावर की हाइट है 50 मीटर, 50 मीटर हाइट। ओके हालांकि हमने तो मेजर नहीं किया है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं इस टावर की जो हाइट है, यह है टावर। इस टावर की हाइट जान दो कितनी है? अरे भाई सब ये तो बता दो। ये टावर की हाइट है 50 मीटर। कहाँ लिखा था? अजीब बात है, टावर हमने लिख दिया। हटा दो भाई, टावर दिख ही रहा है 50 मीटर। कैसा टाइम क्यों बर्बाद करते हो उतना लिख करके? अरे भाई सब उतना हो जाता है। 50 मीटर हाइट एक टावर की हाइट। कह रहे हैं कि इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर, इसकी शैडो x मीटर कम हो जा रही है व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट वाज 30 डिग्री। कह रहे कि जब सन का अल्टीट्यूड कितना था, अल्टीट्यूड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था ना, मान लो सन यहां पर है। देखो अगर मान लो सन यहां पर है, ये देखो खूबसूरत से चमकते हुए ये सन है। ओके जब सन यहां पर, ये सन अगर सोचो यहां पर रहेगा तो इसका जो छाया बनेगा वो छाया कैसे बनेगा? वो छाया बिल्कुल ऐसे बनेगा। मान लो अगर ये ग्राउंड है तो छाया ऐसे ही बनेगा ना। तो कह रहा कि जब छाया 30 डिग्री था ना, तो जब देखो x मीटर शॉर्टर, यहां से देखो यहीं से एक जैसा है ये क्वेश्चन पूरा, मतलब एक तरह से इंटरलिंक्ड है यहां से लेकर के यहां तक 30 डिग्री। देखो इट शैडो इज x मीटर शॉर्टर, इसकी जो शैडो है ना वो x मीटर कम हो गई। मान लो ये x मीटर मान लो ये है x मीटर, तो इसकी शैडो x मीटर क्या हो गई? कम हो गई। व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट वाज 30, जब वो 30 थी और कितना हो गई और ये 45 हो गई, तो सन का जो जब 45 डिग्री हो गई ना, तो ये जो डिफरेंस है शैडो का, जो डिफरेंस है वो x मीटर हो गया। फिर से समझो, देखो कह रहे कि इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हेन इट वाज 30 डिग्री। जब सन यहां पर अल्टीट्यूड मतलब सन एक एंगल से बना रहा था, तो जब 30 डिग्री था तो सिंपल था जो भी था। जब ये 45 डिग्री बना दिया ना एंगल, तो ये जो इसकी शैडो की लेंथ थी वो x मीटर कम हो गई, x मीटर शॉर्टर हो गई। तो भाई यहां तक थी, हमें कुछ नहीं पता कि यहां से यहां तक की शैडो कितनी थी, कुछ भी मान लेते हैं। बस हमें इतना पता कि हाँ x मीटर क्या हो गई? कम हो गई। कब? जब वो 30 से कितना हो गई? 45 हो गई। तो कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो अब हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि कितना कम हुई शैडो। ओके तो इसको थोड़ा हम सीधा बनाते हैं और ये सीधा बन जाओ भाई। ओहो अब तो बन जाओ सीधा। ओके जो भी ठीक, तो हम इसको एक काम करते हैं ना, जो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है ना, इसको कुछ और मान लो हमने y मीटर मान लिया। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत सिर्फ x मीटर की है। ठीक है ना। तो देखो पहले तो हम निमी करेंगे a b c और d। देखो दो ट्रायंगल कैसे 90 डिग्री है, हमने बोला था टावर है। ओके तो पहले हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल, ऐसे कैसे, वो तो x दिया हुआ ना। हाँ डायरेक्टली हम काम करेंगे, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल इतना बड़ा क्यों लग रहा है? अच्छा इन राइट ट्रायंगल ABCD में काम करो, तो छोटे वाले में काम करो। पहले हम छोटे करते हैं फिर बड़ा काम करते हैं। ओके BCD। तो यहां देखो tan 45 लगाना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि tan के लिए अगर tan 45 यूज करेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड क्या होगी? बेस होगी। यानी लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? CD अपान BC। सोचो CD अपान BC। ओके tan 45 की वैल्यू है तो हमें आंख बंद करके भी पता होनी चाहिए 1 होती है। तो CD की वैल्यू है 50 अपान AC कितना है? Y। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इक्वल हो गया 50। इसको यहीं पर छोड़े रखो। अब फिर हम काम करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में ACD। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। और क्या ऑप्शन है बताओ?
अब तो हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, तभी तो ये x हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड होगा। अभी तक तो देखो हमारे क्वेश्चन में कहीं पर x इंक्लूड नहीं हुआ है, तो जब हम बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे तभी तो x इंक्लूड होगा सर। ओके, इन राइट ट्रायंगल ACD ओके, तो यहां पर भी tan हमें लगाना ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो tan परपेंडिकुलर बेस, ओके, तो परपेंडिकुलर है CD, बेस है हमारा AC है, BC तो पहले था। अब हो गया tan 30 केवल हमें पता है 1/√3, ओके, CD कितना है 50 मीटर है, अपान AC कितना है, सोचो AC यहां से यहां तक है, यानी x प्लस वाई, बिल्कुल x प्लस वाई, तो 1/√3 इक्वल टू 50 अपान, देखो x तो हमें नहीं पता, x तो हमें निकालना ही है, प्लस y कितना है, y यहाँ 50 देखो दिख रहा है अच्छे से 50। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 50√3, देन x इक्वल 50√3 माइनस 50, x इक्वल 50 हम कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1, भाई जब 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और सबका मालिक एक, इसलिए यहाँ पर एक, हालांकि लॉजिक नहीं है, मतलब ये देखो अगर ये कॉमन करते ना तो यहाँ एक बचता है, तो x इक्वल, वैसे भी सर सबका मालिक तो एक ही होता, तो 1.732 माइनस 1, ओके, देन x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई, देखो 1.732 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे ना तो 0.732 बचेगा, ओके, तो x इक्वल 5 टू 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 1 36, और डेसिमल लगेगा 2 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे, हाँ, सो x इक्वल टू हो गया 36.6 मीटर, ये हमें वैल्यू फाइंड हो गई। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था, ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसको खत्म करते हैं, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ओके, 1 2 3 को, ओके, देखो जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, और ना तो उतनी कठिन है ना तो उतनी इजी है, बस प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है, देखो अगर मैं हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 2 चीजों पर फोकस ज्यादा करो। पहली बात क्या होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके हम एक अच्छा सा सुटेबल फिगर बना सकें, ये दोनों हमारे लिए परफेक्ट है। अगर हम दोनों क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिए और एक फिगर बना सकते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व ना कर पाए, ओके। देखो ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए बस 2 ही प्रॉब्लम होती है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम यानी कि समझने में दिक्कत, दूसरी फिगर बनाने में। तो अगर वर्ड समझ में आ गया और फिगर बना लिए तो समझो कि क्वेश्चन का एक तरह से मानो तो 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, अगर तुम्हारा फिगर और समझ पाएगी क्वेश्चन को, ओके। फिर समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेक पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो ये क्वेश्चन कुछ मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ने से ही लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन में एक पेड़ है, पेड़ टूट करके लचक गया। लचकना समझते हो, लचकना इज जस्ट लाइक पेड़ टूटा जमीन पर टच किया ऐसे समझो। ये मान लो कोई खूबसूरत सा, एक समझा दे रहा तुम्हें, मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है। ओ भाई साहब ये कौन सा पेड़ है, मान लो ऐसे, ओके ये पेड़ है, जो भी है, मान लो ये पेड़ है और पेड़ टूट गया ऐसे ना, पेड़ है तो ऐसे, अगर स्टॉर्म में आधी आई टूट गया तो पेड़ ऐसे, देखो पेड़ तो ऐसे है, ये टूट करके ना इसी पर लचक गया, ऐसे ऐसे लचक गया, देखो ऐसे लचक गया। ये पेड़ टूट कर अलग नहीं हुआ, पेड़ टूट करके ना ऐसे लचक गया इसी पर। इसका जो अभी बॉडी जो ब्रोकन पार्ट है ना, ब्रोकन पार्ट अभी क्या हुआ, इसी पेड़ से एकदम टच है, बस उसका जो टॉप वाला पोजीशन है वो टॉप वाला पोजीशन अर्थ के ग्राउंड से टच किया गया, ठीक है ऐसे। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये तो हमने समझ लिया कैसे ब्रेक हुआ है किसी पेड़ का, स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से। देखो मान लो ये पेड़ था, ठीक है, ये ट्री मान लो, ये ट्री है, ऐसे मान लो ये ट्री है, ओके, ये है ट्री, ओके। अब ये पेड़ क्या हो रहा है, आधे से टूट गया।
अब सोचो जब आधी से टूटेगा तो कह रहा है कुछ पार्ट, मतलब कुछ ही, अब ये नहीं बता रहा कि कितने पार्ट से टूटा, बस ये कह रहा है कि हाँ कहीं से टूट गया, मान लो यहां से टूट गया, ठीक है। अब यहां से टूट करके ना ये लचक के ऐसे हो गया, ऐसे बन गया, देखो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, पेड़ वही है, ठीक है ना, ये डॉटेड रह गया। ओके, ऐसे ट्री था, टूट करके ऐसे इसी पे टच कर गया। अब देखो कह रहे कि द ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रेक पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो टच कर रहा है ना, वो कितना डिग्री एंगल पर टच कर रहा है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है टच करके। ओके, विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। और ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पेड़ से इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, वो है 9 मीटर, वो है 9 मीटर। ओके, मतलब कह रहा है कि जो पेड़ का जो पॉइंट टॉप वाला पोजीशन जहां पर टच किया है वहां से ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 9 मीटर है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस ट्री की हाइट बतानी है, और देखो कौन सी हाइट बतानी है, वो हमें टोटल हाइट बतानी है, जितनी हाइट पहले थी और स्टॉर्म की वजह से टूट गई है, हमें टोटल हाइट चाहिए। ओके, तो एक काम करते ना, ऐसे मानो एक काम करते, इसको ना, इसको x मान लो, इसको y मान लो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा अगर हम करेंगे तो मुझे बताओ ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी। अच्छा बताओ, जो ये y वाला पार्ट टूट करके अलग हुआ है, अलग तो नहीं हुआ है, मतलब टूट करके नीचे झुका हुआ है, ये y एक्चुअल में ट्री का ही तो पार्ट है। सोचो, ये पेड़ का ही तो पार्ट है। यानी अगर हम यहां से मान ले कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल x प्लस वाई, मान लो हमने माना कि जो ट्री की हाइट वो कितनी x प्लस वाई है। अब देखो एक काम करते हैं ना, नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। ओके, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और नहीं कुछ दिया, द पॉइंट टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ओके, राइट ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानेंगे कि पेड़ का एकदम सीधा खड़ा था, पेड़ झुका हुआ नहीं था, खड़ा था। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल एबीसी अगर हम 10 30 लगाएं, 10 30 हमने क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस में ही तो रिलेशन चाहिए। ओके, 10 30 इक्वल हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ओके, 10 30 इक्वल होती है 1/√3 इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी एक्स अपान ए बी कितना है 9। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 9। ओके, देन x इक्वल हो गया 9/√3। मेरे ख्याल से इसको रेशनलाइज कर लेना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो x इक्वल 9/√3। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से हम डिवाइड भी करेंगे। x इक्वल हो गया 9√3 डिवाइडेड बाई 3, √3 3 बचेगा, x इक्वल हो गया 3 3 9, 3√3। ओके, ये मीटर ही कर सकते हो, मीटर इतना मान लो। हमें x की तो वैल्यू पता चल गई, अब y की वैल्यू प्रॉब्लम है सर, y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, ये हो गया 3√3। ओके, इतना मीटर। अब प्रॉब्लम है कि हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना इसमें हमें पाइथागोरस चर्चा को लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और ये हाइट। हाँ, अगर हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, अगर सोचे हम एक काम करते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। क्यों हम पाइथागोरस लाते हैं, पाइथागोरस चर्चा आप रेस्ट कीजिए। यहाँ देखो अब, अच्छा बताओ, अगर मैं 10 30 तो पता है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को कौन बताती है, साइन बताती है। तो लिखेंगे साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा जी, देखो साइन 30 हो जाएगा BC अपान AC हो जाएगा। ओके, सो साइन 30 इक्वल होती है 1/2 इज इक्वल टू BC कितना है, BC हाँ 3√3 डिवाइडेड बाई AC कितना है y। ओके, देन हम अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो y की इक्वल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6√3। ओके, ये हमें y की वैल्यू पता चली। हम यहाँ से x की वैल्यू देखो, हाँ x की वैल्यू यहाँ पर, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। सो द हाइट ऑफ ट्री, तो इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, सोचो पेड़ की हाइट कितनी होगी, पेड़ की हाइट हमने x प्लस वाई दोनों माना था ना, देखो हमने यहाँ पर लेट किया था। हाँ, लेट द हाइट ऑफ ट्री इक्वल x प्लस वाई, तो सो द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल हो गया x प्लस वाई।
विच इज इक्वल टू एक्स कितना है 3√3 और 3√3 प्लस वाई कितना है, वाई है 6√3। ओके 6 हो गया 9√3। और अच्छी बात यह है कि हमें √3 की वैल्यू इसने दे रखी है, वो जानते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए 1.732, ये हमें पता होना चाहिए √3 की वैल्यू। ओके मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18 और 9 3 27, 27 128 और 9 7 63 और 6 2 4 65, 9 1 9 6 15। ओके तो हमारे पास आंसर कितना आ गया देखें तो 15.58 मीटर। तो 59 कर लो यार, ऐसे कर लो 15.59 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके देखो ये भी क्वेश्चन सॉल्व है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पर करना चाहिए बंद, और ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि अब देखिए इसका जो अगला वाला वीडियो लाएंगे ना, अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ इससे भी बेहतर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसके बाद भी और बेहतर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मतलब जैसे जैसे वीडियो बढ़ता रहेगा ना, न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस बढ़ती रहेगी। अब इसके अगला वाला जो वीडियो होगा ना, उसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो कि टॉप लेवल के होंगे, और वो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो कि मतलब लॉजिकली तो बहुत एक तरह से लॉजिक वाले क्वेश्चन है, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।